हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम एक ऐसे प्रॉब्लम में, एक ऐसे मझधार में फंस गई है जहाँ पर जिस पे आप सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं ना, वो हमें सबकी सबसे ज़ोरदार ठोकर मारता है। हमारे जिनको हम कह सकते हैं कि वो प्लेयर्स जिन पे हम रिलाय करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिलीवर करेंगे, वो जब फेल करते हैं और जब हम उनकी तादाद जाके देखते हैं अपनी टीम में, तो वो कोई एक दो तीन नहीं है, वो कोई कम से कम 6-7 प्लेयर हैं जो कि अंडर डिलीवर कर रहे हैं और उनकी वजह से हमें धड़ाधड़ मैचेस लग रहे हैं। T20 जिसे हम समझते थे कि शायद वो एक ऐसा फॉर्मेट है जहां हम, अगर हम बड़ी इनिंग नहीं खेलते ओडीआई की तरह, टेस्ट अच्छा नहीं खेलते, तो एटलीस्ट एक ओडी T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पे हम अच्छा खेल लेते हैं। एशिया कप ऑनवर्ड्स जो हम देख रहे हैं ना, ऑनेस्टली लग नहीं रहा कि हम T20 की भी कोई अच्छी टीम बचे हैं। ठीक है, हमारी हैसियत अब सिर्फ वो रह गई है कि हम वेस्ट इंडीज से खेल लें, जिम्बाब्वे से खेल लें, अफगानिस्तान से खेल लें या बांग्लादेश से खेल लें। ये वो मुल्क हैं इनके खिलाफ अगर हम अच्छा T20 खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे, वरना जो बड़ी टीमें हैं उनके साथ हमारा मैच ही नहीं लग रहा, मैच ही नहीं है। साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, जब टीम में तीन ऐसे प्लेयर होंगे जिनको हम सीनियर समझ के खिला रहे हैं। अब तो मैं साइम अयूब को भी एज ए सीनियर ही डालूंगा, मैं उसको जूनियर नहीं कह सकता। 50 मैचेस खेला हुआ प्लेयर अब कोई जूनियर की कैटेगरी में आता नहीं है मेरी नज़र में। 50 मैचेस खेला हुआ प्लेयर नहीं हो सकता T20 खेला हुआ प्लेयर। तो ऐसा प्लेयर, ऐसे प्लेयर जिनको 40-40, 50-50 मैचेस मिल चुके हैं, और बाबर और सलमान अली आगा, चलो सलमान अली आगा को आप थोड़ा यंग कह सकते हैं, लेकिन अगेन फिर वो एक्सपीरियंस तो है ना, वो PSL भी खेलते हैं और उस डोमेस्टिक का भी तजर्बा रखता है। तो वो प्लेयर जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं वो हमें बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करके दे रहे। तो इस सूरत में हमें ये बता दो कि हम मैच कैसे जीतेंगे। इससे ज़्यादा अफसोस की बात एक और है कि हम डिलीवर कहाँ नहीं कर रहे। चलो हम दुबई में नहीं कर रहे, चलो ले लेते हैं, हिट हिट तो पड़ी, बुरा लगा, ले लिया हमने। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर नहीं कर पाते, वैसे तो हमने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, लेकिन चलो अगर किसी बड़ी वेन्यू पे इंग्लैंड में नहीं डिलीवर कर पाते, चलो ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में खेलने नहीं देते। लेकिन यहाँ हम डिलीवर नहीं कर रहे अपने मुल्क के अंदर यार, और मुल्क में भी उस ग्राउंड के अंदर जो कि सबसे आसान है। अगर मैं दुनिया के 2 से 3 ग्राउंड निकालूं जहाँ बैटिंग सबसे इजी होती है, उनमें से एक है बिरला स्टेडियम, और वहाँ हमसे बैटिंग नहीं हुई। कैसे, मतलब हम फिर जीतने का रास्ता निकालेंगे कैसे? बड़ी बदकिस्मत, फैंस की नज़र, फैंस के हिसाब से ना बड़ी बदकिस्मत हो गए हम। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट करें क्योंकि वो खुद हमें झलक दिखा रहा है एक अच्छे प्लेयर होने की, और फिर जब वो हमसे तजर्बा ले ले तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे फेल होना शुरू हो जाए। तो यार इसमें मुझे एक बार बताओ, पीसीबी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई बोर्ड होगा ना, प्लेयर नहीं बना सकता। आपने बाबर को बनाया, बाबर का हाल हमने आज देख लिया, आज नहीं बहुत अरसे से हम देख रहे हैं यही कहानी चल रही है। आज कुछ अनोखा नहीं हुआ है, अनोखा तो तब होता जब रन कर देता। साइम अयूब का क्या हाल हो रहा है, 50 मैचेस देने के बाद इतना तजर्बा, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना कॉन्फिडेंस, इस बंदे का नंबर नहीं शेक होता यार। तो लोगों के प्लेयर इधर उधर, इधर के उधर हो जाते हैं, इसको पूरे पूरे मौके मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं डिलीवर कर रहा 50 मैचेस के बाद। नहीं, ये एक टाइम होता है ना जब बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि यार चलो अभी हम आपको गेम टाइम दे रहे हैं, फिर आप हमें रिजल्ट्स दोगे। तो जब वो रिजल्ट्स देने की बारी आती है तो साइम अयूब भी जीरो, रिजवान जब थे तो वो भी मैचेस को फिनिश नहीं कर पाते थे, उनका भी यही प्रॉब्लम हो गया। इतना इतना वनडे दे, इतना T20 और इतना लिमिट वाइट बॉल क्रिकेट दिया आपको, आपसे मैचेस क्लोज नहीं हो रहे। और अब उस लिस्ट में एक बंदा और ऐड होता जा रहा है, उसका नाम है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा के बारे में पूरा मुल्क चीख रहा था,
सारे बड़े जितने एनालिस्ट है, राशिद लतीफ ले लो, बासित अली ले लो, सब कह रहे थे और टेक्निकली गलत भी नहीं कह रहे थे कि यार ये T20 की टीम में बनता ही नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे कुछ लोग थे जो कि इस बंदे की सिंसेरिटी को सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी कप्तानी में साइम, हारिस और हसन नवाज ये मैच विनर नहीं बनते तो मेरी कप्तानी का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, ये इसका स्टेटमेंट था। तो मैं उस स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके इसको बैक इसलिए कर रहा था कि चलो, अगर एज ए कैप्टन एक प्लेयर 20, 22, 25 रन भी डालता है, वो कोई बड़ी नॉक नहीं खेल पा रहा, अगर वो अपने अराउंड ऐसी टीम बिल्ड कर लेता है जो पाकिस्तान को मैचेस जिताना शुरू कर दे, तो मैं ओके हूँ ऐसे बंदे से, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में वैसे भी जो कप्तान गुजरे हैं वो कोई बहुत आउट क्लास प्लेयर्स नहीं थे। ठीक है ना, वो अच्छे प्लेयर्स थे, मैं एवरेज नहीं कहूँगा, अच्छे प्लेयर्स थे, वेरी गुड प्लेयर्स थे। ठीक है, लेकिन विद एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड, जिसकी वजह से वो मैचेस जितवाते थे और अपनी रिसोर्सेज को सही यूज करते थे, अपने से बेहतर प्लेयरों को यूज करके उनसे मैचेस निकाल देते थे। ठीक है, आप पास्ट में चले जाओ, इमरान खान 92 के वर्ल्ड कप में इंजरीज कैरी कर रहे थे। ठीक है ना, वो कोई 100% अपनी स्पीड पे, अपने पेस पे, अपनी फुल पोटेंशियल पे थे नहीं वो, लेकिन उन्होंने वसीम अकरम को यूज किया, इंजमाम को यूज किया, रमीज राजा को यूज किया, आमिर सोहेल को यूज किया, जावेद मियादाद को यूज किया, और ये सारे प्लेयरों को यूज करके वर्ल्ड कप निकाल लिया। सेम सरफराज का था, यूनुस खान का था, पहले यूनुस खान को डिस्कस करते हैं। यूनुस खान का क्या था? यूनुस खान का भी यही था कि वो T20 का तो अव्वल उसको कहते थे प्लेयर ही नहीं है, लेकिन एक गुड प्लेयर हो गए, उसने टीम में बेस्ट प्लेयर्स बना दिए और उनका एक पूल बना के उसने वर्ल्ड कप जीत लिया T20 का। फिर उसके बाद आ गया जो सरफराज। सरफराज भी एक गुड प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने अपनी गेम की ब्रिलियंस से, गेम को समझने की जो उसकी सेंस थी, उससे अपने अराउंड ऐसी टीम बिल्ड करी कि उससे मैचेस निकाल के दे दिए। तो मैं सलमान अली यादव को इस बेसिस पे सपोर्ट कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, सीरीज खत्म नहीं हुई है, कि आपने ये कहा था कि भाई मैं अपने अराउंड मैच विनर बिल्ड करूंगा, जो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज थी सुन के, तो मैंने आपको सपोर्ट किया। लेकिन भाई ये तो नहीं हो सकता कि आप एवरेज ही ना दो, ये तो नहीं हो सकता। आपकी एवरेज तो भाई, मैं जहां तक मेरी समझ है शायद 10-12 के अलावा एवरेज नहीं होगी आपकी इससे ज्यादा, क्योंकि आप तो पिछले पता नहीं कितने वनडे, कितने T20 से फेल होते आ रहे हो, अदर देन वो जो ट्राई नेशन खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके अलावा तो आपसे रन ही नहीं हो रहे भाई। तो इतने ज्यादा फेलियर्स के साथ आप T20 में सरवाइव नहीं कर पाओगे, यह बात आप ध्यान में अपने रख लेना। आज क्लियरली वीक लिंक्स जो हमारी टीम में है उसमें से एक आप नजर आ रहे हो, और अनफॉर्चुनेटली जो मैंने बोला, सारे सीनियर्स ही फेल हो रहे हैं। सलमान अली यादव को अब एज सीनियर ही लेना पड़ेगा, कप्तान बना है तो जूनियर प्लेयर तो कप्तान नहीं हो सकता। बाबर आजम भी फेल, साइम अयूब भी फेल, और कोई इंटेंट नहीं नजर आ रही थी जब सात टारगेट चेस करने जा रहे थे। तो और दूसरी तरफ आ जाओ तो हमारे बॉलर्स जो थे, बॉलर्स का भी यही हाल। सबसे ज्यादा कौन पिटा? अबरार, शाहीन, नसीम। और सबसे कम कौन पिटा? साइम अयूब, जो कि पूरा बॉलर भी नहीं है, मोहम्मद नवाज, जो कि ऑलराउंडर है। सबसे कम वो पिटे जिनसे सबसे जिनसे सबसे कम एक्सपेक्टेशन थी, और जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो सबसे ज्यादा पिट के चले गए और मैच लगा दिया 9.5 से ऊपर का रन रेट पे लगा दिया मैच। तकरीबन 10 का रन रेट था, 194 था, थोड़ा सा स्कोर कम बस। खैर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये तो मेरा इनिशियल हो गया, क्योंकि मुझे अब नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से हम जाएंगे कहाँ। आपके सीनियर्स डिलीवर नहीं कर रहे, जूनियर्स जो हैं वो एवरेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो जिताएगा कौन? जितवाएगा कौन? जितवाते तो सीनियर्स हैं, तो सीनियर से तो परफॉर्मेंस निकलती नजर नहीं आ रही हमारी पिचेस पे। खैर, इसको अब डिस्कस कर लेते हैं जरा, कि पहले बैटिंग जो करी है वो साउथ अफ्रीका ने करी बैटिंग, और साउथ अफ्रीका की बैटिंग में अगर आप शुरू का स्कोर देखो, जो उन्होंने पहले 5 ओवर में स्टार्ट लिया है ना, जरा देखो यार बल्ला कैसे खोला उन्होंने। मुझे तो थोड़ी देर के लिए उनकी बैटिंग देख के ये लगा कि हम टूरिस्ट हैं और वो होम सीरीज खेल रहे हैं।
जिस तरह वो बल्ला खोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो पीएसएल खेलते हैं यहाँ पे, हम नहीं खेलते हैं, वो खेलते हैं पीएसएल। इस तरीके से मार रहे थे वो। क्विंटन डिकॉक जितनी स्वीटली बल्ला टाइम कर रहा था बॉल को, लगा ही नहीं है रिटायरमेंट से वापस आया है यार। इसे बोलते हैं प्लेयर, इसे बोलते हैं प्लेयर। और हमारा साइम अयूब, जिसकी जो कि रेगुलर खेल रहा है, उससे बॉल टाइम नहीं हो रहा था। ये समझने वाली बात है कि हम तो फिर किसी भी तरफ नहीं जा सकते ना, फिर हम तो फंस गए हैं। मतलब आप क्या करोगे? अब आप फिर बोलोगे कि नए लड़के लेकर आओ, कब तक ये चलेगा भाई? सीनियर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो पुराने हो जाएंगे, उनसे भी रन नहीं होंगे। तो ये तो साइकिल है ना हमारे पास कि जो बंदा जो है वो पुराना हो रहा है, वो मैचेस नहीं जिता रहा। अब रीजा हेंड्रिक्स और आपका जो क्विंटन डिकॉक है, आप उसकी जरा बैटिंग तो देखो जाके, किस तरह के क्रिस्प शॉट्स मारे उन्होंने यार। मजा आ गया बैटिंग देखकर। लग रहा था कि यार बैट्समैन है। ऑफ साइड पे शॉट्स देख लो, लेग साइड पे रीजा हेंड्रिक्स का छक्का देख लो। मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने तो ग्राउंड के डायमेंशन याद किए हुए हैं, जहां चाहेंगे मार देंगे, जहां दिल करेगा फेंक देंगे। शाहीन शाह अफरीदी को बल्ला यूं सिर्फ बॉल को इतनी क्रिस्पी टाइम कर रहे थे बॉल को कि बॉल जब कवर्स में चौके हो रहे थे तो रॉकेट की तरह बॉल जा रहा था। मुझे तो लगा कि वो पीएसएल खेलते हैं यहाँ पे भाई, हम नहीं खेलते। तो जो पहला हमारा जो प्लेयर था क्विंटन डिकॉक और ये रिजा हेंड्रिक्स, इसमें से जो पहला बंदा आउट हुआ वो उसको साइम अयूब ने आउट किया, स्पिनर ने पकड़ लिया। मैंने कल भी जब व्लॉग किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो बॉलर लूप दे के बॉल करता है उसको विकेट्स के चांसेस मिलते हैं। जब उसे पेस नहीं मिलता तो बैट्समैन को खुद मारना पड़ता है, वहां पर चांसेस निकलते हैं। तो बॉल में थोड़ा बहुत स्पिन मौजूद था, मुझे इसी बात का डर था क्योंकि हमने लास्ट टेस्ट मैच यहीं खेला था और यहाँ पर हमने स्पिन विकेट बनाई थी। उसका थोड़ा सा इफेक्ट मुझे आज नजर आया विकेट के अंदर कि जहां पर बॉल अच्छा स्पिन ले रहा था और जो बीच में बॉल पड़ रहा था ना, उसका बाउंस थोड़ा वेरिएबल हो रहा था, जिसकी वजह से सब हमारे बॉलर्स को भी विकेट मिली है, उन्हें भी मिली है विकेट। ठीक है, मैं भी इसको भी डिस्कस करूंगा। तो रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक में से पहले साइम अयूब ने क्विंटन डिकॉक को आउट किया है। उसके बाद आपका टोनी डिजोर्जी आया, उसने भी उसी स्टाइल में बैटिंग करी और उसने भी उसी स्टाइल में बैटिंग करके कोई 35 रन लगाए 16 बॉलों पे। और उसके बाद फिर डेवाल ब्रेविस आया। टोनी डिजोर्जी को भी मोहम्मद नवाज ने बड़ा अच्छा आउट किया था, लेकिन काफी आगे जाके आउट किया था। डेवाल ब्रेविस आउट हुआ, डेवाल ब्रेविस को बोल्ड मारा मोहम्मद नवाज ने। उसके बाद फिर मैथ्यू ब्रेट्सकी आया, मैथ्यू ब्रेट्सकी को साइम अयूब ने आउट किया, इधर कैच होगा। ठीक है, बाय द वे मैथ्यू ब्रेट्सकी ओपनर है, लेकिन टीम के लिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा, टीम के लिए वो चौथे पांचवें नंबर पे खेलने को पे ओके था। और फिर खुद कप्तान चौथे पांचवें नंबर पे आया। ठीक है, उसने आगे थोड़े से शॉट्स खेले, फिर वो भी आउट हो गया, उसको भी नवाज ने बोल्ड मार दिया। फिर जॉर्ज लिंडे आया। जॉर्ज लिंडे, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 रन पे या 23 रन पे बाबर आजम ने उसका लॉन्ग ऑन पे कैच छोड़ दिया। और वो कैच भी नहीं छोड़ा, बॉल बाउंड्री पे भी फेंक दी। एक तो आउट नहीं हुआ, ऊपर से 10 रन, 4 रन और ऐड करा दिए। तो ये 4 रन पड़े और उसके बाद जॉर्ज लिंडे ने कोई 7 या 8 रन और बनाए, एक छक्का भी मारा था और शायद एक दो सिंगल लिए थे। तो मैं अगर टोटल स्कोर लगाऊं जो सिर्फ उस कैच को छूटने के बाद हुआ तो वो तकरीबन 10 रन था। ये एक मिस्टेक जहां से 10 रन सामने चले गए। ठीक है, उसके बाद कॉर्बिन बॉश आया, उसने जो है वो 7 रन बनाए 5 बॉलों पे। शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे, आखिरी बॉल पे वो मतलब एक आखिरी जो विकेट ली है वो शाहीन शाह अफरीदी ने ली है। फिर जो एक बंदा है वो रन आउट हुआ था एंड में, वो था आपका लिजार्ड विलियम्स। तो ये एक टोटल इनकी बैटिंग थी। अगर मैं वो इनकी पाकिस्तान की बॉलिंग में देखूँ ना, तो हमने एक्स्ट्रा बहुत कम दिए। तो ये आप कह सकते हो कि हम बॉलिंग तो सही कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमने बॉलिंग करनी कहाँ है, फास्ट बॉलर्स का खास तौर पर कह रहा हूँ। इसको भी मैं बाद में एंड में डिस्कस करूंगा, इस टॉपिक को बाद में लेकर आऊंगा थोड़ा। अच्छा, अगर आप उनके प्लेयर्स की एवरेज चेक करो, तो सॉरी स्ट्राइक रेट चेक करो, 150, 176, 206, 180 और फिर एंड में जो जॉर्ज लिंडन ने हमारा 163।
लग रहा है ना यार T20 का स्ट्राइक रेट है, पता चल रहा है ना, मारने आए हैं, ठीक है। उन मारने में 3-4 प्लेयर आउट भी हो गए, कोई मसला नहीं है, 3-4 प्लेयरों ने ही रन करने होते हैं। T20 में कोई 7 या 8 प्लेयर नहीं रन करते, 3-4 ही करते हैं। लेकिन अगर वो 3-4 प्लेयर जो हैं वो आपको 150 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से, 150 तो नहीं है, ज्यादा से ही मारा है उन्होंने, तो अगर इस स्ट्राइक रेट से रन दे जाएं तो वो आपको मैच में बहुत आगे निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि स्ट्राइक रेट जो है वो 4 बंदे ही खेले, चारों ने स्ट्राइक रेट से मारा और जो रन करके देने थे वो कर दिए। एक वक्त तो 200 भी लग रहा था मुझे होता हुआ, लेकिन वो शमी अफरीदी का आखिरी ओवर अच्छा चला गया, उससे ज्यादा रन नहीं हुए। तो एक तो इनकी ये बैटिंग हो गई है सारी की सारी, और उसके बाद आप आ जाओ पाकिस्तान की बैटिंग पे। पाकिस्तान की बैटिंग में साहबजादा फरहान ने आके थोड़ा सा स्ट्राइक लिया, मारना शुरू करा, और उसने अच्छी स्ट्राइक भी ली, मार भी रहा था। मेरे ख्याल है एक ओवर में 3 चौके मारे थे उसको, लुंगी एनगीडी को, तो सही लग रहा था वो मारता हुआ मुझे। और उसने बेसिकली उसने कम से कम ये जरूर दिखा दिया कि मैं मैच जीतने आया हूँ, ठीक है। दूसरे एंड पे जो आदमी खड़ा था ना, वो मैच जीतने नहीं आया था, वो अपनी बैटिंग करके सेट होने आया था, ताकि मैं ये दिखा दूं कि मैंने 30-40 रन कर दिए, अब तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने बुरा खेला। तो माशाल्लाह वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। उन्होंने शुरू में 11 बॉलें खेल के साइम अयूब ने 5 रन बनाए। यार ये T20 में किधर से जस्टिफाइड है, मुझे बता दो। अगर आप 11 बॉलों पे, तो लोग 20-20 22-22 रन लगा के चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं। 11 बॉलों पे जो आदमी 5 रन बना रहा है, ठीक है, इससे बेहतर तो ये था कि फिर रिजवान को ले लेते भाई। रिजवान जिससे आपका फड्डा चल रहा है, रिजवान तो इजीली आपको 11 बॉलों पे 15 रन वो भी दे देता, और वो ज्यादा स्टेबिलिटी के रन होते। यहाँ आपने साइम अयूब को खिलाया किस लिए? वो इसलिए खिलाया है कि जो रिजवान स्लो खेलता था, वो हम पावर प्ले में जो सेट होने की कोशिश करते थे रिजवान बाबर, कि हम सेट हो जाएंगे, हम फिर मारेंगे। हमें ये गेम प्लान नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था, हमें वो प्लेयर चाहिए थे जो पावर प्ले को यूज करें, ठीक है ना। तो अगर साइम अयूब सेट होने की कोशिश कर रहा है पावर प्ले में, तो ये तो गेम खराब कर रहा है आपकी सारी की सारी। इसको ये किसने ये कहा हुआ है कि तुम्हें सेट होना है भाई? इसने तो जाके एक्सप्लोड करना है, मारना है, जैसे कि क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स मार रहे थे। अब मारने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आंधी चलानी है, लेकिन मारना है, क्रिकेटिंग शॉट से मारना है, लेकिन मारना है। असल में हुआ ये कि पहली या दूसरी बॉल पे साइम अयूब ने पॉइंट पे एक शॉट मारा, कट कट शॉट, डीप पॉइंट पे, और डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, और वहां पर ब्रेट्सकी ने उसका कैच छोड़ दिया। जब ये कैच छूटा है ना, मैं इसको रीड कर रहा था इसको अच्छे तरीके से, जैसे ही इसने कैच छोड़ा है ना, तो साइम अयूब ने अपने ऑफ के सारे शॉट छोड़ दिए, और उसके बाद वो आ गया यूं मिड विकेट, हर शॉट मिड विकेट, हर शॉट मिड विकेट। उसको ये डर आ गया कि यार अब मैंने अगर मारा ना इधर, तो इनके फील्डर तैयार हैं, ये कैच कर लेंगे। उसके दिल में खौफ आया, और वो इधर मिड विकेट पे, अब मिड विकेट पे वो खेलने की कोशिश कर रहा है। उसके उनके सारे बॉलर ना उसे ऑफ पे बॉल दिए जा रहे थे, गुड लेंथ पे, और वो मिस किए जा रहा है, उसे मिस किए जा रहा है, मिस किए जा रहा है। आगे चल के थोड़ी 2-4 कनेक्ट भी हो गई उसकी, लेकिन ऑफ पे उसको वहीं पे रखा जहां पे वो बॉलें मिस किए जा रहा था। और ये भाई साहब ऑफ पर गैप में शॉट ही नहीं निकाल पा रहे थे। वो क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि इसके दिल में खौफ बैठ गया था पहला कैच जो छूटा है। तो प्लेयर दो तरह के होते हैं। एक प्लेयर वो होते हैं कि जब उनका कैच छूटता है ना, तो सामने वाले को ना पागल कर देते हैं मार मार के, कि आज तो तुमने मौका दे दिया है, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे भाई। एक प्लेयर होते हैं जो डरपोक होते हैं, जो खौफजदा प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं, ओहो एक चांस चला गया, अब दूसरा नहीं देना, आराम से आ जाओ, नीचे आ जाओ। समझ रहे हो? साइम अयूब से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार मैंने। आपको इतना कॉन्फिडेंस पीसीबी ने दिया हुआ है, आपको इतना कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की तरफ से मिला हुआ है, कोचेस की तरफ से मिला हुआ है। ये कॉन्फिडेंस आपको इसलिए दिया हुआ है कि आप कैच छोड़ेंगे तो आप डर जाएंगे हैं, और अपने ऑफ के शॉट्स छोड़ देंगे, ऑफ की बाउंड्रीज ही आपने छोड़ दी। ये कोई टेस्ट मैच था जहां आपने एक शॉट मैच मिस कर दिया और आप चले गए, यूं यूं बल्ला चले जा रहा है, बॉल यहाँ जा रहा है, इनका बैट यूं जा रहा है, बॉल फिर निकल जाता है, फिर इनका बैट यूं जा रहा है, और ये करते करते पता नहीं कितना वक्त कितना निकाल दिया इसने टाइम। और उसके बाद फिर जब मारना शुरू करा है, तो हम कहीं ना कहीं 12.5 के रन रेट पे खड़े हुए थे,
जब इसने जॉर्ज लिंडे को चार्ज किया है, 2 छक्के मारे हैं, फिर अगले ओवर में एक और छक्का मारा है, तो हमारा रन रेट 12.5 पौने 13 पे जा चुका था। उसका मतलब ये था कि अब आपने अगले 8-9 ओवर्स में पौने 12 के रन रेट से मारना है और पौने 13 के रन रेट से मारना है। तो पौने 13 का रन रेट तो यार आपने वैसे ही मैच लगा दिया ना नीचे यार। आपका तो मैच जो शुरू हुआ था वो 10 के अंडर के स्ट्राइक रेट रन रेट से शुरू हुआ था, तो आपको तो शुरू से स्ट्राइक लेनी थी। तो मैच को जो बेसिकली फंसा के गया है ना, मैं कहूंगा जो मेन जिम्मेदार है इस मैच का, वो साइम अयूब है। ठीक है ना। किस तरीके से ये मैच विनर बनेंगे भाई, मैं ये सोचता हूँ कि ये तो आते हैं, खेलते हैं, नाम बनाते हैं, उसके बाद फेल होना शुरू हो जाते हैं। जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो फेल होने लगते हैं, और जब अपने लिए वक्त चाहिए होता है तो पीसीबी से इन्वेस्टमेंट लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, सपोर्ट लेते रहते हैं, पीएसएल खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, सारी सपोर्ट लेके जब अपनी फैन फॉलोइंग बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब पाकिस्तान को डिलीवर करना बंद कर देते हैं। किस तरीके के प्लेयर हैं यार, अल्लाह की कसम, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि लोगों पे इन्वेस्टमेंट हो और फिर वो ये जिम्मेदारी ना लेके हमने जितवाना है। और मैं साइम अयूब से भी क्या शिकवा करूंगा, और हमारे तो जो हमारा बाबर आजम है उसका आउट इतना डिसअपॉइंटिंग यार, देख के अफसोस हो रहा था कि ये बाबर आजम है, ये कौन है। आपको बॉल हार्ड लेंथ पे पड़ा है, वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, ये बॉल ड्राइव होता था ना ये बॉल कट होता था, ये बॉल डिफेंस होता था, तो आप डिफेंस कर लेते। ये बल्ला यूं क्या है को चल गया, ये तो बाबर आजम का शॉट ही नहीं है, तो ये क्यों मारा है इसने, मेरी समझ नहीं आई बात। और यही होता है भाई, जब एक प्लेयर कॉन्फिडेंस में नहीं होता तो उसके साथ यही होता है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक प्लेयर जो कि दुनिया जहान का तजर्बा ले चुका है, फिर ड्रॉप हुआ है, फिर वापस आया है, अबे भाई तुझे किस चीज का कॉन्फिडेंस चाहिए। पूरा रावलपिंडी स्टेडियम तेरे लिए बैठा हुआ था, उसके बाद भी तुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। सब मर रहे हैं तेरा एक चौका देखने के लिए भाई, और तूने पाकिस्तान को मैच ही करवा दिया। सीनियर प्लेयर अगर रन नहीं कर पाएगा, बाबर आजम को लाने का रोल क्या था, अगर मैं रोल समझूं, उसका रोल वो था जो रिजा हेंड्रिक्स ने किया। बाबर आजम ने 40 बॉलों पे 100 नहीं करना था, बाबर आजम ने 40 बॉलों पे 60 रन करने थे, जो रिजा हेंड्रिक्स ने रोल प्ले किया है। एक प्लेयर जिसके अराउंड पूरी टीम खेल सके, वो बनना था बाबर आजम ने। तो आपको बल्ला खोलने को किसने कहा था। आप तो आराम से पहला बॉल डिफेंस कर लेते, उसके बाद सिंगल डबल करके अपनी इनिंग को ऐसा ऐसा बिल्ड करते, बाउंड्रीज मिल जाती हैं आगे चल के। अगर आप 40 बॉलों पे 60 रन करते, आपके अराउंड प्लेयर आके मारते रहते, ये गेम प्लान होना चाहिए था। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि बाबर आजम क्या करना चाह रहा था दूसरी बॉल पे। पहली बॉल तो पता नहीं खेली क्या किया, दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे ये भाई साहब। और पूरा रावलपिंडी का स्टेडियम जो है वो मेरा ख्याल है 5 ओवर पहले, 8 ओवर पहले ही बाहर निकलना शुरू हो गया था, उनको पता चल गया था कि भैया मैच लग गया। उसके बाद हमारा सलमान अली आगा आते हैं, जिनको मिडिल ही नहीं करना आ रहा बॉल। ये वही ये वही सलमान अली आगा, ये वही बंदा है जिससे मिडिल नहीं हो रहा था एशिया कप में। अबे भाई तू ओडीआई खेलता है, टेस्ट मैचेस खेलता है, तो उससे बॉल मिडिल नहीं हो रहा। पूरा 4 डे का प्लेयर है, हम तो ये कहते हैं यार 4 डे के प्लेयर लाओ, T20 में भी चलते हैं, हर जगह चलते हैं। तो भाई तू 4 डे का प्लेयर होकर तेरे को T20 में शॉट्स नहीं लग रहे तेरे से यार। ये जिस बॉल पे आउट हुआ है सलमान अली आगा, जो ये इसने यूं गया है, शफल करके जो ये यूं गया है ना, इसका मतलब ही सीधे सीधे ये है कि भाई आपके पास सीधा जाने वाला शॉट नहीं है, नहीं है आपके पास शॉट। अगर आप को एक बंदा हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको आगे निकल के मार सकते थे यूं, ठीक है ना, या आप उसको रोक सकते थे और वेट करते अपने बॉल के लिए, या अगर आप यूं आ भी गए थे, अगर आप शफल करके यहाँ आ भी गए थे, तो आप यूं करके इधर करके लेग ग्लांस करके सिंगल ले सकते थे और दूसरी तरफ आ सकते। अगर हार्ड लेन पे बॉल पड़ गया, जरूरी थोड़ी है मारना ही है। बाबर आजम भी यही कर रहा था, हार्ड लेन के बॉल को मारने जा रहा है। आपने क्या किया, आपने 4 निकालने के लिए
फाइन खेला, तो आपके इधर पैड पे लगी, थाई पे लगी मेरा ख्याल है, और आउट हो गया। ये जो जिस तरीके से शॉट मारने आप गए हो ना, अगर उसका कोई क्लिप निकाले कि जिस तरह खड़ा था आउट होने का शॉट खेलते हुए, वेरी अनलाइक बैट्समैन शॉट यार। लग ही नहीं रहा था कि कोई बैट्समैन खेल रहा है, और वो इसीलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आप जब T20 क्रिकेट खेलते हो तो आप थ्रू द लाइन मारते हो, तो थ्रू द लाइन वाला तो शॉट था ही नहीं है। जैसे मुझे याद है ट्राई नेशन सीरीज में जैसे आपको राशिद खान पड़ा था, बीच में वो बॉल कर रहा था, तो आप यूं निकल निकल के यूं यूं मार रहे थे, तो आपने बोला इसको भी मैं यहीं फेंक दूंगा। अबे भाई वो तेज बॉलर है यार, 144 140 के पेस से बॉल कर रहा है, आप उसको यूं फेंक दोगे? मजाक है क्या? अगर हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ गया है तो रोक लो उसको यार, एक बॉल रोकने से कोई मैच नहीं हार रहे थे, ठीक है। और अगर और अगर वो लेट से के रेगुलरली उस जगह बॉल किया जा रहा है, तो भाई आप चार्ज कर सकते थे, आप निकल के आगे यूं खेल सकते थे, सीधा निकलते चार्ज करके सीधा मार देते। फिर वही वाली बात मैं कहूंगा, सलमान अली आगे के पास थ्रू द लाइन मारने वाले शॉट्स हैं ही नहीं, है ही नहीं फास्ट बॉलर पे। भाई ये स्पिनर पे चार्ज करता है, जाके पूरी इसकी इसकी बैटिंग निकाल के देख लो पुराने मैचेस में, जहां से निकाल के देखेंगे निकाल के देख लो। सलमान अली आगा सिर्फ स्पिनर्स पे चार्ज करके T20 में जगह बना रहा है। सलमान अली आगा फास्ट बॉलर्स पर थ्रू द लाइन मारता ही नहीं है। जैसे साइम अयूब ने थोड़े बहुत छक्के मारे थे, साहबजादा फरहान सीधे सीधे शॉट मार रहा था। भाई तुम रावलपिंडी में खेल रहे हो, तुमसे सीधे शॉट नहीं लग रहा है यार। बाबर आजम को भी मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ गया था और अगर आपने जहन बना ही लिया था कि मारना है, तो भाई विकेट छोड़ के आगे 2 स्टेप निकल के मार देते, ऊपर से मार देते। या अगर नहीं मारना था तो फिर डिफेंस करते, अगर विकेट में ही रहना था तो डिफेंस कर लेते। हार्ड लेंथ का बॉल था, रिस्पेक्ट दे दो एक बॉल को, एक बॉल खेलने से कोई नहीं हारता भाई, ठीक है ना। आप अपनी गलती से आउट हुए दोनों। और सलमान अली आगा तो फिट ही नहीं लगा मुझे कि वो किसी 140 के बॉलर को मार सकता है, ठीक है ना। आपका रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा खराब है भाई फास्ट बॉलर के खिलाफ। थ्रू द लाइन कोई शॉट नहीं है आपके पास, ये बात मैं बता दूं। थ्रू द लाइन मैंने आपको मारते देखा ही नहीं है। कोई कवर पे शॉट पड़ा हो, कोई आपने मिड विकेट पे छक्का मारा हो, मैंने नहीं देखा। सारे शॉट यूं निकल रहे होते हैं, यूं निकल रहे होते हैं, कट पे निकल रहे होते हैं या पीछे फाइन पे निकल रहे होते हैं। इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके अंदर वो पावर नहीं है जो आज जिसको जनरेट करके आप सीधा शॉट मारो, नहीं है आपके पास वो। फास्ट बॉलर पे कह रहा हूँ, स्पिनर पे नहीं, फास्ट बॉलर पे ये नहीं है आपके पास। खैर उसके बाद फिर हसन नवाज आए और उस्मान खान। उस्मान खान भी थोड़ा सा सेट हो के आगे निकल के मारने गया है और वो भी आउट हो गया। चलो मैं ये कह सकता हूँ कि उसको बॉल अच्छा पड़ा, आउट हो गया, लेकिन बहरहाल वही वाली बात है कि यार आप कम बैक कर रहे हो, ठीक है ना। कम बैक में कोई प्लान तो होना चाहिए। अगर एक बॉलर आपको बाहर बॉल निकाल रहा है और आपको पता है स्पिन हो रहा है, हमारे बॉलर ने भी तो स्पिनर्स ने आउट किया है ना, तो आपको जब पता है कि स्पिन को सपोर्ट मिल रहा है, आपको पता है कि सामने वाला ये वाला बॉल करेगा, बाहर ही निकलता उसका बॉल, अंदर तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या शॉट था फिर, या तो फिर बॉल की लाइन में पूरा आते और मारते, और अगर पूरा नहीं आ रहे थे तो भाई यूं खेल के सिंगल विंगल ले लेते। तो मुझे, मैं ओवरऑल अगर देख रहा हूँ ना, फिर अच्छा हसन नवाज पे भी आ जाओ, फिर ओवरऑल बात करेंगे। हसन नवाज भी मेरे वही हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ा बीच में, जो साहबजादा फरहान को पड़ा था, और साहबजादा फरहान भी वैसे ही आउट हुआ था हार्ड लेंथ पे। गलती वैसे उसकी भी थी कि वो थोड़ा सा हट गया था लाइन में से, लेकिन साहबजादा फरहान भी ऐसे ही आउट हुआ था और हसन नवाज भी ऐसे ही आउट हुआ। और उसके बाद हसन नवाज जिस तरीके से आउट हुआ है, अगेन वही वाली बात है कि बहुत लग रहा था इजीली कि जहाँ बॉल हल्का सा मूव करेगा तो टेक्निक नहीं है पूरी, क्योंकि ये मैच खेलने में ही नहीं, प्लेयर खेले हुए ही नहीं है, उनको बैटिंग आती कहाँ है। ये तो बस लप्पे के मारने वाले प्लेयर थे। आ गए हार्ड पिचेस पे, रन वन कर दिए थोड़े बहुत, तो लाइमलाइट पे थोड़े छक्के वक्के करा दिए इन्होंने हल्के बॉलरों को। तो अब जब बॉलर प्रिसिशन से बॉल करता है, आपकी बेल्स टारगेट कर रहा है वो, ठीक है ना, हार्ड लेंथ पे हिट कर रहा है बॉल, और वहां से जब हल्का सा मूवमेंट लेता है, आपका बल्ला बिल्कुल जगह पे नहीं है। तो ये इनका इनका भी खात्मा ऐसी हुआ। और उसके बाद फिर मोहम्मद नवाज आया, उसने अच्छी बैटिंग करी,
और फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने 2 चौके लगाए और अबरार अहमद ने भी रन नहीं किए। नसीम शाह ने चलो थोड़ा बहुत दिखा दिया मार के। अच्छा, नवाज़ ने अच्छी बैटिंग करी, ठीक है, मैं यहाँ तक उसको क्रेडिट देता हूँ, लेकिन मैं एक बात और भी बता दूँ, अदर देन फ्यू बाउंड्रीज उसकी ज़्यादातर बाउंड्रीज कैच हो जाती। साउथ अफ्रीका ने खुद फील्ड अंदर ली हुई थी, अगर साउथ अफ्रीका बाहर ले लेती तो ये मार भी नहीं सकता था, ये मैं बता दूंगा आपको। उसने पीछे वाला छक्का अच्छा मारा और सामने वाला अच्छा मारा, इसके अलावा जो बॉल थी वो बाउंड्रीज पे गिरी हैं। अगर साउथ अफ्रीका पीछे फील्डर ले लेता तो ये सब कैच थे। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, अच्छी बैटिंग करी, ठीक है, उसने गैप देखा, ऊपर में मार दिया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका उस वक्त फुल अटैक मोड में चला गया था कि हम पिच से ही विकेट निकाल लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, फील्डर आगे ले लो, रन बहुत हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मोहम्मद नवाज की थोड़ी सी कनेक्ट हो गई। बहरहाल, नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट, वेरी गुड बैटिंग, बाकी सबसे बहुत बेहतर बैटिंग की। 180 का स्ट्राइक रेट, कोई कम स्ट्राइक रेट नहीं होता, वेल डन। आप पे गेम नहीं था, लेकिन आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेला, इससे और बेहतर हो सकता है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड होता है एक ऑलराउंडर से, उतना आपने किया, ठीक है। मैच तो ऊपर वाले गड़वा के गए। अच्छा, मैं एक प्लेयर को डिस्कस करना भूल गया, उसके लिए माजरत, वो था आपका शाहजादा फरहान। जब वो शुरू में बहुत अच्छा खेल रहा था ना, तो उस पे वो बेसिकली आउट होता नहीं, उस पे जो प्रेशर आया ना, वो साइम अयूब का आया। और यहाँ पर उसकी भी थोड़ी सी गलती थी कि भाई, अब तुम्हें अगर कवर पे गैप नजर आ गया है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम विकेट छोड़ के अपने लेग स्टंप से भी पता नहीं कितना पीछे चले जाओगे यहाँ मारने के लिए? ये कोई दुबई का विकेट है क्या? आपको नजर आ रहा है कि बॉल हल्का फुल्का ग्रिप कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बॉल हल्का सा वो भी मूव भी कर रहा है, और आप विकेट की लाइन में आके अच्छा खेल रहे हो। तुम भी विकेट की लाइन में आके मारते ना, अगर ऑफ पे भी मारना था, लेट से आप कवर पे भी टारगेट कर रहे थे, तो विकेट की लाइन में रहो, मिल जाता बॉल तो मार देते वहां पे। और नहीं मिल रहा तो सीधा मारो, सीधा अच्छा तो खेल रहे थे आप। अगर फील्डर भी था सीधा तो भाई सिंगल ले लेते, विकेट पे तो खड़े रहते। वो जो सामने खड़ा था सुस्त आदमी, उसको बोलते ना वो मारे, अपनी विकेट गाय को थ्रो करके चले गए। तो मुझे यार साहिबजादा फरहान से भी यहाँ पे थोड़ी सी शिकवा है। इंटेंट एक ही आदमी ने दिखाई, साहिबजादा फरहान ने, जो लगा कि मैच जीतने आया, बाकी सब तो अपना खेलने आए थे भाई, साफ सी बात है, कोई पाकिस्तान के लिए मैच जीतने नहीं आया था। लेकिन साहिबजादा फरहान की भी यहाँ पे गलती है, आपकी सिलेक्शन ऑफ शॉट्स बहुत गलत थी भाई, ठीक है ना। ये मेक श्योर करना आइंदा अगर इस तरीके से विकेट छोड़ के मार रहे हो, विकेट छोड़ने पे एतराज नहीं है मुझे, पर पिच देख लेना भाई, ये देख लेना कि बॉल पिच पे कितना ग्रिप कर रहा है, ये जरूर देख लेना, वरना मिडिल स्टंप में पड़ने वाला, उसका बॉल हल्का सा नीचे बैठ गया था, ठीक है ना, बिल्कुल मामूली सा माइनर बैठा, मतलब है कि वो शायद आए कैच भी ना करें, लेकिन वो इस तरह नजर आ रहा था कि मिडिल नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे बॉल जो है वो सीधा चला गया स्टंप्स के अंदर। अगर आप विकेट में, अगर आप ये देखो कि हमारी विकेटें गिरी कैसे हैं, तो ये वही हुआ है जो हमने दुबई में किया था, कोई नई चीज हमने नहीं की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम में बेहतर होते चले जा रहे हैं कि विकेटें जल्दी जल्दी कैसे देनी है, इसमें बेहतर इन अ सेंस, और बदतर हो रहे हैं, मेरा मतलब, मैं तो तंजिया तौर पे कह रहा हूँ, बदतर हो रहे हैं हम। 82 पे 4 आउट थे, साइम अयूब ने जब विकेट दी है, तो साइम अयूब जो है वो 82 पे गया है, ठीक है, और इनका भी जो है वो डिसमिसल ऐसे ही हुआ था। साइम अयूब को जब तक बॉडी में मिल रही थी छक्के पड़ रहे थे, ठीक है ना, तो वो भी कोई मतलब है, कोई गार्डन में खेलने तो नहीं आया ना, झूले झूलने तो नहीं आए। उनको फिर समझ में आ गया कि भैया ये तो सारी बॉलें अंदर जो बॉडी में ले रहा है, मार रहा है, तो उसको थोड़ा सा बाहर फेंक दो। फिर वही वाली बात जो मैंने कही कि ये कवर पे टेंटेटिव हो गया था, वो कैच छूटा था, उसको कवर पे बॉल फेंकी है और उन्होंने मिस क्यू किया शॉट और सीधा कैच दे दिया। तो साइम अयूब 82 पे आउट हुआ, 85 पे हसन नवाज आउट हुआ, उस्मान खान 87 पर आउट हुआ, और फ़हीम अशरफ 89 पर आउट हुआ। हमने 90 या 100 करने की भी जहमत नहीं की, सिर्फ 80 से 89 के बीच में 4 विकेटें देके मैच को क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया कि बस यार, बस कर लिया हमने। ये बिल्कुल वही हरकत है जो हमने एशिया कप के फाइनल में की थी, और पूरे एशिया कप में करते आए थे, एग्जैक्टली वही हरकत है, ये कोई फर्क नहीं है इसमें और उसमें जो हमने किया था। इससे हम ये साबित कर रहे हैं
कि हम किसी बड़ी टीम से खेलने के अब लायक नहीं बचे हम इस लायक कि हम किसी बड़ी टीम से खेलें। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे ज़रूरी डिस्कस करनी थी, वो है कुछ ज़रा इम्पोर्टेंट स्टैट्स जिसकी वजह से हमें मैच लगा। अगर हम एक ओवरऑल व्यू लें तो उसमें जो डॉट बॉल्स है ना, डॉट बॉल्स जो हमारे प्लेयर्स ने खेली, हमारे प्लेयर्स ने 56 डॉट बॉल्स खेली, ठीक है, और उन्होंने 36 डॉट बॉल्स खेली। तो 20 रन तो 20 बॉलें तो यहाँ से गई। सिंगल्स उन्होंने 48 लिए, हमने सिंगल्स 30 लिए, 18 रन का फर्क ये रख लो। डबल्स उन्होंने 10 लिए, हमने 5 लिए, ठीक है, यहाँ पे भी कम, 5 दफा 5 डबल्स कम है, ठीक है। तो ये अगर मैं डबल्स के हिसाब लगाऊं तो 20 रन यहाँ कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20 रन है या 10 रन है शायद, और उसके बाद 3 रन उन्होंने 2 बार लिए, हमने एक भी बार नहीं लिए। इन स्टैट्स को नजर में रखना, फिर मैं आगे इस पे बात करता हूँ। चौके उन्होंने 21 लगाए, 21, ठीक है, हमने 13 लगाए, 13 और 21, ठीक है। और सिक्सेस हमने 4 मारे, उन्होंने 4 मारे, हमने 6 मारे, ठीक है। यहाँ सिर्फ सिक्सेस हमने 2 ज्यादा मारे, बाकी सारी चीजों में, डॉट बॉल्स में वो हमसे बेहतर थे, सिंगल्स में वो हमसे ज्यादा बेहतर थे, डबल्स में वो हमसे बेहतर थे, और 3 रन में भी हमसे बेहतर थे, ठीक है। चौके भी उन्होंने हमसे ज्यादा लगाए, कोई 8 चौके हमसे ज्यादा मारे उन्होंने, 21 उन्होंने, 13 हमने। अब मुझे जरा ये बता दो कि ये स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद कौन कह सकता है कि पाकिस्तान जीतेगा? यार, आपकी बैटिंग स्किल ही नहीं है। ये स्टैट्स बता रहे हैं आपकी बैटिंग की स्किल्स ही बड़ी वीक हैं। आपको किसी ने बता दिया सिर्फ छक्का मारना है तो सिर्फ छक्के में बेहतर हो गया आप। इसके बाद सिंगल लेना था, ये आता नहीं है। डॉट बॉल्स कम करनी थी, ये आता नहीं है। डबल्स करने थे, उसके लिए फिटनेस जरूरी है, वो है नहीं। और 3 रन लेने थे, उसके लिए भी फिटनेस जरूरी है, वो भी नहीं है। गैप्स निकालने होते हैं उसके लिए। तो आपकी बैटिंग आर्ट इज जीरो, जीरो। आपकी बैटिंग स्किल जीरो है, सिवाय छक्के मारने के। हमने ये कहा था मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, छक्के मारेंगे, तो हमने इसका मतलब ये ले लिया कि अब सिर्फ छक्के मारेंगे, बाकी डॉट बॉल होती हैं तो हो। सिंगल डबल नहीं करते कोई बात नहीं, डबल नहीं करते कोई मसला नहीं, 3 रन नहीं लेते कोई मसला नहीं, सिर्फ छक्के मारेंगे। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आया है, आप इसी लायक थे, आपकी टीम इसी लायक थी, ये ध्यान में रखना। और बहुत वो वक्त दूर नहीं है कि इस तरह की क्रिकेट खेलते रहे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्वालिफायर में आओगे बेटा, और रीजन आपके यही बनेंगे, किंग। जो ये किंग है ना, किंग, ये किंग ही बनाएंगे आपको क्वालिफायर राउंड में लाके। ये खुद अपने स्कोर पूरे करेंगे और आपको डालेंगे क्वालिफायर में, ये याद रखना। पता नहीं किस टाइप के किंग है यार, पाकिस्तान को घरवाने आते हैं, इसके अलावा आता ही कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टैट रिकॉर्ड है, स्टैट चेक है एक तरीके का। बाबर आजम 8 रन शॉर्ट हैं टू बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन T20 क्रिकेट, हाईएस्ट रन गेटर इन T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। 4231 रोहित शर्मा के रन है, 4231, और बाबर आजम के हैं 4223, 4223। बाबर आजम के मैचेस कम है, रोहित शर्मा के ज्यादा हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, उस एक टाइम आया था बाबर आजम की बहुत पीक लगी हुई थी, बहुत रन किए थे उसने। और दूसरा ये कि हम हर छोटी टीम से भी रन करते थे, वो तो छोटी टीम के खिलाफ खेलता ही नहीं था, तो ये भी एक रीजन है। लेकिन बहरहाल एक रिकॉर्ड होता है। बाबर आजम को सिर्फ 8 रन चाहिए थे आज, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर देता, ठीक है ना। ना कि उसने पाकिस्तान को मैच गिरवाया, उसने अपना 8 रन का भी रिकॉर्ड तोड़ छोड़ दिया। अब आगे बचे हैं 2 T20। भाई, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैच की तो उम्मीद आपसे कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ भाई, आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप इस लायक नहीं हो कि आपसे उम्मीद लगाई जाए आप मैच जिताओ पाकिस्तान को, इस लायक हो ही नहीं, आपने बता दिया, ठीक है ना। एक दफा नहीं, कई दफा बता चुके हो। जब आप अमेरिका में हार के आए थे ना, अमेरिका से, और 120 वाला मैच इंडिया से हार के आ गए, तो आपने बता दिया था कि आप किस लेवल के किंग हो।
ठीक है ना, वो आपने बता दिया था, बहुत पहले से पता चल चुका है और अभी भी पता है। कुछ नहीं कर सकते ना भाई, तो 9 रन बनाओ और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ले लो यार। ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों T20 से रिटायर्ड हैं, पीछे से फिर जॉस बटलर वगैरह हैं, इन लोग के रन जरा दूर हैं आपसे। वो भी पूरा कर ही लेंगे मुझे पता है, मार मूर के, क्योंकि वो खेलना जानते हैं ना, आपकी तरह बल्ला नहीं रोकते अपना, और उन्हें पता होता है कौन सा बॉल कैसे खेलना है। आपको अपने गेम पे भरोसा ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो खुदा के वास्ते 8 रन ले लेना है यार अगले मैच में। 31 को जो मैच हो रहा है ना गद्दाफी स्टेडियम में, आपका होम ग्राउंड भी बनता है, आप खुद भी लाहौर से हो। 8 रन ले लेना है खुदा के वास्ते, 9 रन, सॉरी 9 रन ले लेना, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेना। मैच तो मुझे तब भी पता है आप नहीं जितवा सकते, लेकिन 9 रन बना के रिकॉर्ड ले लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बस एक छोटी सी चीज और मैं एंड में दिखाना चाहता हूँ, और वो है बॉलिंग स्टैट्स, जिसपे एक बस एक सरसरी सी नजर मार लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या बन रहा है स्कोर। हमारे 3 बॉलर खेले, जो हमारे, जिनको हम एज अ सीनियर काउंट करते हैं, 3। उसके बाद फिर साइम अयूब, नवाज और सलमान अली यार, उनको हटा दो क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, और नवाज अगर रेगुलर है भी तो वो एक ऑलराउंडर है। ठीक है, लेकिन जो 3 बॉलर जिन पे हम रिलाय करते हैं कि हमें मैच पकड़ के देंगे, उसमें से है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह 11.5 के रन रेट से फिट हैं। ठीक है, और अबरार अहमद 10.5 के रन रेट से फिट है। और आ जाओ जरा उनकी बॉलिंग पे, उनकी बॉलिंग भी जरा एक दफा चेक कर लो। 8.5 नांद्रे बर्गर 88.75, लुंगी एनगीडी 8.75, लिजार्ड विलियम्स 6.63, कॉर्बन बॉश 3.5, और जॉर्ज लिंडे 10.33। बस एक ही बॉलर जैसे आप कह सकते हो जो उनकी तरफ से पिट गया, उसका नाम था जॉर्ज लिंडे, वरना उनकी तरफ से कोई पिटा ही नहीं है आज। और उसके अलावा जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, वैसे तो जॉर्ज लिंडे को मिला क्योंकि उसने बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से किया था, लेकिन अगर आप बॉलिंग ब्रिलियंस पे देखो तो 4 पे 14 आउट किए इसने, कॉर्बन बॉश ने, और वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। ठीक है, कुछ ज़बरदस्त बॉलिंग भी थी और कुछ हमारी कमज़ोरियां भी थी, तो दोनों मिला के जो है वो एक मैन ऑफ द मैच बनता है। तो हमने अलहमदिल्ला, हमने तो 2 कैंडिडेट बना दिए थे, उनके लिए तो मुश्किल हो गई होगी चूज़ करना किसको देना है। खैर उन्होंने एंड में जॉर्ज लिंडे को दे दिया, तो ये एक चीज़ हुई है। और इसके बाद हमारा ये वाला मैच तो चलो बहरहाल ख़त्म हो गया। अब अगला मैच जो है वो होगा 31 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 31 को ही होगा, हाँ 31 को है, और ये मैच होगा आपका गद्दाफी स्टेडियम में। अब पता है बात क्या है, बात मैच हारने की नहीं होती। आप 55 रन से हार गए मैच, ठीक है चलो यार, लग गया, अच्छा दिन नहीं रहा आपका। पहले तो ये बात हजम नहीं हो रही कि आप होम ग्राउंड में खेल लेते, या उनका होम ग्राउंड था और आप विजिटर थे, लग तो ऐसे रहा था। लेकिन चलो बहरहाल इसको भी अगर थोड़ी देर के लिए हजम करें ना, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, या ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं भी फंस गया हूँ। वे फॉरवर्ड क्या होगा यार, क्या ऐसे चेंजेस करोगे जिससे टीम बेहतर हो जाएगी? यू आर प्लेइंग विद द वेरी बेस्ट T20 स्क्वाड दैट यू हैव राइट नाउ इन योर कंट्री। अब पीछे से कोई आ जाए प्लेयर एकदम से नया, अगले PSL में कोई आ जाए तो ठीक है, लेकिन फॉर नाउ दिस इज योर बेस्ट 11। तो बेस्ट 11 ने जो है वो ये रिजल्ट दिया भाई। अब आप किसको खिलाओगे? चलो मैं कह रहा हूँ उस्मान तारिक को खिला भी लोगे, और चलो मैं यूं भी कह रहा हूँ उस्मान तारिक या सलमान मिर्जा कोई खेलता है नया बच्चा और लेट से वो आउट भी कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि वो 4-5 आउट करके आपको मैच पकड़ के भी दे देते हैं, तो भाई उनकी परफॉर्मेंस से क्या होगा? फेल तो आप अपनी बैटिंग से हो रहे हो, प्रॉब्लम आपकी बैटिंग है। और जैसा मैंने आपको वो स्टैट दिखाया था जिसमें डॉट बॉलें हैं, सिंगल उनसे कम है, डबल्स उनसे कम है, 3 तिग्गे जो होते हैं वो उनसे कम है, और उसके बाद चौके उनसे कम है, फिर छक्के ज्यादा लगाए हैं। तो ये तो आपकी बैटिंग स्किल बताती है पूरी कि यू आर, हमारे पास कंप्लीट बैट्समैन ही नहीं है, कोई कोई प्लेयर कंप्लीट बैट्समैन नहीं है भाई। इवन फॉर दैट मैटर मैं साहबजादा फरहान को भी बोलूंगा, उसकी सिंगल डबल जो लेने की जो स्पीड है
क्योंकि वो छक्के पे ज्यादा जाता है तो वो कभी भागता नहीं है, तो कभी अपनी स्ट्राइक रोटेशन कम कर देता है वो। तो ये तो आपकी ओवरऑल बैटिंग ही की अक्कासी कर रही है कि आप पूरी तरह स्किल्ड ही नहीं हो टू प्ले T20। फॉरगेट अबाउट विनिंग, आप स्किल्ड ही नहीं हो बैट्समैनशिप में, सिर्फ छक्के मारने आते हैं आपको। आपने वो भी आपको, आपने ऐसा नहीं है कि उन्होंने 4 मारे तो आपने 12 मार दिए थे, नहीं। आपने 4 मारे, उन्होंने 4 मारे, आपने 6 मार दिए, 2 ज्यादा। लेकिन उन्होंने 21 चौके लगाए, आपने 13 चौके लगाए, ठीक है। उन्होंने 36 डॉट बॉलें खेली, आपने 56 डॉट बॉल्स। अबे ये तो 10 ओवर होते हैं, 10 ओवर अगर आपने ये किया है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे, वो भी अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो। अब अगला मैच जब होगा तो क्या ऐसा कर दोगे जो कि जीत जाएंगे, क्या ऐसा कर दोगे? अगर बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तो दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप खिला दो यार, 150 रन पे आउट कर दो, 140 पे आउट कर दो। 140 भी तो करने हैं, तो आज भी आपने 140 पूरी नहीं किया, आप तो 139 पे ऑल आउट हो गए। तो आपकी तो बैटिंग ही नहीं हो रही। एक हारिस को हम समझ रहे थे वीक लिंक है, वीक लिंक है। अबे भाई हारिस हट गया, 3 वीक लिंक्स हैं अब। साइम है, बाबर है, और सरमान अली आगा खुद। तो यार मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ आज से गेम लेके, और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज की नहीं है कि आज का गेम हार गए। मुझे आगे वाले गेम भी लगते हुए नजर आ रहे हैं इस बैटिंग पे, उस पे भी मुझे नजर नहीं आ रहा। सिर्फ मुझे एक ही चीज नजर आ रही है सही होती हुई, और वो ये है कि अगर हम कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ले गए गेम, मिसाल के तौर पे किसी ने आगे 50 बॉल पे 100 लगा दी, तो शायद हम जीत जाएंगे। वरना एज अ टीम, एज अ यूनिट, देयर इज नो प्लान। आप साउथ अफ्रीका के देखते हैं तो कि 150 के स्ट्राइक रेट से कोई 200 के स्ट्राइक रेट पे मार रहा है, कोई 170 पे मार रहा है, कोई 160 पे मार रहा है, कोई 165 पे मार रहा है। तो आपको नजर ये आता है कि देयर इज अ प्लान जिसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम किसी प्लान से ही नहीं चल पा रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर ये छक्के ही मारने हैं तो ठीक है, 4 आदमी आपके भी होने चाहिए थे ना, जैसे जो खेल देते 200 के स्ट्राइक रेट से। साइम अयूब तो ऊपर सेट होने चला गया, तो आपने उसे प्लान क्या दिया था? तो मुझे अफसोस सिर्फ यहाँ पर हो रहा है कि ये इसलिए नहीं कि आपने बुरा खेल लिया और आप हार गए, प्लान ही नहीं है। वरना अगर प्लान होता तो साइम अयूब ऐसे नहीं खेलता। और वो बहुत डर रहा है भाई, वो बहुत डरपोक बना हुआ है। ऐसे डरपोक प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे और अपने लिए खेलेंगे। जैसे बाबर आजम अब डर रहा है, आप देख लो उसके परफॉर्मेंस कैसी हो गई है। अब इस लिस्ट में एक और आदमी ऐड हो गया, उसका नाम है साइम अयूब, जो कि डर के ओपन कर रहा है। अबे डर के कौन खेलता है? तू तो भाई पाकिस्तान को मैच पे मैच लगवाएगा। क्या कह सकते हैं यार, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डे था। इतने शौक से मैच देखने बैठते हैं और आप लोग किस तरीके का रिजल्ट दे देते हो। एनीवेज, बस आज की वीडियो इतनी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ। कल बाय द वे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसको भी फॉलो करेंगे और डिस्कस करेंगे उस पर क्या हुआ। और उसके अलावा आई होप कि 31 को हम एक मैच और जीतें और लेवल करें यार। पहले तो अगर 2 हार गए तो फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं टेस्ट मैच में। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।